पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार में आइए सुनते हैं मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपेंद्र राव का व्याख्यान। मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के द्वितीय प्रश्न पत्र परामर्श व्यापक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में परामर्श की अवधारणा और परामर्श के मुख्य प्रकारों के बारे में ये व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के द्वितीय प्रश्न पत्र परामर्श व्यापक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में परामर्श की अवधारणा और परामर्श के मुख्य प्रकारों की चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर व्यक्ति के समक्ष किसी न किसी प्रकार की समस्या का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन्हीं समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करने की दिशा में निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाओं को संगठित किया जाता है। निर्देशन से संबंधित सेवाओं के अंतर्गत परामर्श सेवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। इसलिए परामर्श सेवाओं को निर्देशन सेवाओं का हृदय भी कहा जाता है। अतः परामर्श के अभाव में निर्देशन का कार्य संभव नहीं होता है। पुरातन समय से ही जैसे कि देखा गया है कि परामर्श किसी न किसी रूप में मानव समाज से जुड़ा रहा है। प्राचीन समय में परामर्श कार्य सरल एवं सहज था, इसलिए शिक्षालयों में शिक्षकों एवं समाज के अन्य लोगों द्वारा परामर्श का कार्य किया जाता था। इसके विपरीत आज वर्तमान समय जटिल हो गया है, समस्याओं का अध्ययन और निदान कठिन हो गया है। अतः परामर्श की प्रक्रिया में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। यहाँ हम परामर्श के कुछ मूलभूत अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे और सबसे अच्छा माध्यम होगा कि मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से परामर्श क्या है, इसको जानने का हम प्रयास करें। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गुड ने 1954 में एक परिभाषा दी और परामर्श को समझाने का प्रयास किया कि परामर्श अकेले और व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक समस्याओं में सहायता प्रदान करना है, जिसमें सभी संबंधित तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति जो प्रशिक्षित होता है वह दूसरों को परामर्श देता है। इसी प्रकार मायर्स ने अपने परिभाषा में परामर्श को समझाने का प्रयास किया है। परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के मध्य संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। परामर्श की एक प्रक्रिया है जिसमें परामर्शक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसकी रुचि, योजना और समायोजन के संबंध में प्राप्त तथ्यों की सारगर्भित व्याख्या करने में सहायता देता है। जैसा कि परामर्श की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ये दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति प्रशिक्षित होता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रशिक्षित व्यक्ति से सहायता प्राप्त करता है। इनकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं भी मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं और परामर्श को समझाने का प्रयास किया है। इसकी प्रकृति के अनुसार, इसकी समस्या के अनुसार परामर्श किस प्रकार का हो सकता है, यह हम देखेंगे कि यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें परामर्श प्राप्त करना एक उद्देश्यपूर्ण अधिगम अनुभव होता है। अधिगम से यहाँ अर्थ सीखने की प्रक्रिया से होता है। परामर्श को साक्षात्कार के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण और गतिशील संबंध होता है। परामर्श मनोउपचारात्मक संबंध भी है। परामर्श केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें परामर्शी अपनी समस्याओं को परामर्शदाता को बताता है और ये समस्या केंद्रित होती है। कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो परामर्श के क्षेत्र में देखने में आई हैं और मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और शिक्षा शास्त्रियों ने इनकी ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट किया है। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच जिसमें एक कुशल और अनुभवी होता है और दूसरा समस्या ग्रसित होता है, प्रगतिशील, पारस्परिक, सहयोगात्मक संबंध है जिसमें दूसरा व्यक्ति अपनी समस्या का स्वयं विश्लेषण करने और निदानात्मक उपाय ढूंढने में सक्षम हो जाता है। परामर्श की प्रक्रिया में समस्या से ग्रसित व्यक्ति अपने असंतोष या कमी के भाव को समझने का प्रयास करता है और समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार अपने विचारों, कार्यशैली एवं व्यवहार में परिवर्तन करने योग्य बन जाता है। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच एक प्रकार का सहयोग है जिसमें एक सहयोग देता है और दूसरा सहयोग प्राप्त करता है।
आर्थर ए जोन्स एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने कुछ प्रमुख अवधारणाओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इनकी पहली अवधारणा है कि विद्यार्थी इस प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरा कि इसमें परामर्शदाता के पास अनुकूल प्रशिक्षण, अनुभव और व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावशाली ढंग से होता है। तीसरा, परामर्श प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सर्वप्रथम अनुकूलित परिवेश का होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम देखते भी हैं दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए परिवेश का बहुत महत्व होता है। इसी प्रकार परामर्श करने के लिए भी अनुकूल परिवेश का निर्माण करना या निर्माण होना ये बहुत आवश्यक होता है। परामर्शदाता के पास प्रभावशाली कार्य करने का उपयुक्त प्रशिक्षण होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और व्यक्तिगत दृष्टिकोण होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक परामर्शदाता के पास होनी चाहिए और परामर्श की पूरी प्रक्रिया में इनका बहुत महत्व होता है। परामर्श इस प्रकार का संबंध होता है जिसमें तात्कालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब हम देखते हैं कि परामर्श की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। आज के परिवेश को हम देखें कि बहुत जटिल है और बहुत सारे मानसिक समस्याओं से, मानसिक परेशानियों से व्यक्ति गुजर रहा है। उस समय परामर्श की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। सबसे पहला है कि परामर्श में आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान का अर्थ यहाँ व्यक्ति को स्वयं के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना परामर्श का प्रथम एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। व्यक्ति को अपने विषय में जानने, अपनी स्वयं की शक्ति, योग्यता एवं संभावनाओं को पहचानने हेतु परामर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के आत्मज्ञान के लिए और उसके मूल्यांकन हेतु परामर्श अनेक विधियों का सहारा लेता है, जिसमें निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक, साक्षात्कार, सेवार्थी केंद्रित परामर्श, इस प्रकार की बहुत सारी विधियां आती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परामर्श की आवश्यकता महसूस की जाती है आज के समय में, जिसमें व्यक्ति आत्मस्वीकृति का भाव या आत्मस्वीकृति की भावना इसमें प्रबल है। आत्मस्वीकृति परामर्श का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। आत्मस्वीकृति का अर्थ व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व या प्रतिबिंब को स्वीकारना होता है। कई बार लोग अपने विषय में उचित दृष्टिकोण नहीं रखते हैं या नहीं बना पाते हैं, कोई निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति जिस रूप में स्वीकार कर लेते हैं वह उसी रूप में अपना वास्तविक स्वरूप मानने लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या और सामान्य समस्या है। अक्सर हम इन समस्याओं से जूझते हैं या अपने आसपास इनको देखते हैं, किंतु व्यक्ति का जहाँ जहाँ एक दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकृत रूप होता है वहाँ उसको अपने स्वरूप को स्वयं भी स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के वास्तविक मूल्यांकन के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को स्वीकृति प्रदान नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में परामर्शदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण आवश्यकता आज के समय में हमें देखने को मिल रही है वो है सामाजिक सामंजस्य। सामाजिक सामंजस्य एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसका उद्देश्य अथवा कार्य व्यक्ति को सामाजिक जीवन में समाज जीवन के योग्य बनाना होता है। व्यक्ति के समक्ष समाज में उचित समायोजन न कर पाने के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए परामर्शदाता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ हो जाती है। इन कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी परामर्श की आवश्यकता दैनिक जीवन में भी हम महसूस करते हैं और जैसे जैसे हम कार्य क्षेत्र में उन्नति करते जाते हैं वैसे वैसे परामर्श के विभिन्न क्षेत्र भी विकसित होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि परामर्श के प्रकार किस प्रकार के हो सकते हैं। खासकर यदि शैक्षणिक वातावरण में लिया जाए या व्यावसायिक वातावरण में लिया जाए तो परामर्श के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इनकी चर्चा हम करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों की चर्चा शिक्षा शास्त्रियों ने और मनोवैज्ञानिकों ने की है, जिनमें पहला होता है शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श का संबंध छात्रों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण से होता है। शिक्षण संस्थाओं को चयन करने की संबंधित समस्या, अध्ययन विधियों की समस्या, समायोजन एवं पाठ्यक्रम के चुनाव से संबंधित समस्याएं। जैसा कि आपने देखा है कि आजकल बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र सम्मिलित होते हैं, तो किस प्रकार के संस्थाओं का चयन किया जाए या उन संस्थाओं में पढ़ने पर किस प्रकार का लाभ विद्यार्थी को होगा। विद्यार्थी न केवल अपने शैक्षिक विषय में विशेषज्ञता हासिल करेगा अपितु मनोवैज्ञानिक ढंग से भी वो एक सेटिस्फेक्शन का भाव उसके मन में आए। ये सब बातों का ध्यान परामर्शदाता को रखना पड़ता है और परामर्श करते समय इन सब बातों का बहुत महत्व बढ़ जाता है। दूसरा जो प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने आकृष्ट किया है वो होता है व्यावसायिक परामर्श। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परामर्श का एक प्रकार है और कमोवेश बहुत सारे लोग आजकल व्यावसायिक परामर्श की ओर बढ़ रहे हैं। या तो वो अच्छे व्यावसायिक परामर्शकर्ता बनना चाहते हैं या फिर अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक परामर्श का सहारा लेते हैं। व्यावसायिक परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को उपयुक्त व्यवसाय चयन करने हेतु और तैयारी करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक परामर्श उन क्रियाओं से संबंधित होता है जो
किसी व्यवसाय के चयन या उसकी तैयारी की समस्याओं पर केंद्रित होता है। व्यवसाय चयन संबंधी निर्णय लेना एक बहुत गंभीर मामला आजकल देखा गया है। किसी भी व्यवसाय के चयन करते समय हमारी बुद्धि, योग्यता, कौशल और रुचि को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है और परामर्शदाता के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसको ध्यान में रखकर वो व्यावसायिक परामर्श कर सकता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण परामर्श का प्रकार बताया गया है जो होता है व्यक्तिगत परामर्श। व्यक्तिगत और सांवेगिक समस्याओं का निराकरण करना व्यक्तिगत परामर्श का कार्यक्षेत्र होता है। उदाहरणतः आज के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्ति अकेलापन, हीनता की भावना, मित्रों का अभाव महसूस करता है। इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस प्रकार के परामर्श की विधि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यक्तिगत परामर्श न केवल किसी व्यक्ति को अपने परिवार, व्यवसाय और समाज में उचित रूप से समायोजन सिखाता है, अपितु एक अच्छा नागरिक बनने की ओर भी उसे प्रेरित करता है। हम यहाँ निर्देशन और परामर्श के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि शुरू में हमने चर्चा की थी कि निर्देशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष ही परामर्श होता है। निर्देशन और परामर्श दोनों देखने में तो समानार्थी लगते हैं, किंतु निर्देशन के लिए परामर्श शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्देशन व्यक्ति में ऐसी योग्यताओं का विकास करना होता है कि वह स्वयं निर्णय लेकर अपनी समस्या का समाधान खोज सके। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वनिर्देशन और आत्मनिर्देशन की दिशा में प्रेरित करना भी होता है। जहां और परामर्श की बात होती है कि परामर्श सेवा को भी निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परामर्श का अर्थ राय देना होता है। परामर्श की प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला होता है। ये छोटा मूलभूत अंतर निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया में हमको समझना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि परामर्शदाता की भूमिका परामर्श देते समय या परामर्श के परिवेश को बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ हम परामर्शदाता की भूमिका की चर्चा करना चाहेंगे। परामर्शदाता वैसे तो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, स्वाभाविक गुण है। उसके अलावा कुछ मूलभूत चीजें उनके व्यक्तित्व में होनी आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान मनोवैज्ञानिकों ने या फिर व्यावसायिक परामर्शदाताओं ने हमको ध्यान में दिलाया है और उनको ध्यान में रखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परामर्श की प्रक्रिया को उचित ढंग से संचालित करने में परामर्शदाता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परामर्श की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। परामर्श की प्रक्रिया विशिष्ट परिस्थितियों में ही संचालित की जाती है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि साधारण रूप से राय देना और विशेष रूप से व्यक्तिगत या फिर व्यावसायिक रूप से परामर्श देना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो परामर्श की प्रक्रिया में जब आप व्यावसायिक रूप से इसको अपने पेशे के रूप में चुनते हैं और परामर्श की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमको बहुत सारी मूलभूत बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। इसमें पहले ही मूलभूत बातें हैं कि सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसका परीक्षण करना, टू असेंबल एंड एग्जामिन द इंफॉर्मेशन। आजकल हम देखते हैं 21वीं सदी सूचना का युग है और बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग रूपों में हमें प्राप्त होती हैं। जहां तक परामर्श का सवाल है तो परामर्श में ऐसी सूचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो कि व्यक्ति से केंद्रित हो और व्यक्ति के जीवन से महत्वपूर्ण रूप से संबंध रखती हो। परामर्शदाता सेवार्थी के वातावरण से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर लेता है और सूचनाएं एकत्र करने में वह सेवार्थी का भी सहयोग लेता है। सेवार्थी का यह अर्थ जो व्यक्ति परामर्श लेने आया है। परामर्शदाता सूचनाएं एकत्र करके उन पर विचार करता है। परामर्शदाता जब प्रार्थी को समझना चाहता है तब वह उससे प्रश्न पूछता है और प्रश्नों के द्वारा ही प्रार्थी से सूचना एकत्रित करने का प्रयास करता है। प्रश्न यहाँ बहुत संक्षिप्त होने चाहिए जिसका जवाब संबंधित व्यक्ति दे सके। परामर्शदाता प्रार्थी को समय समय पर आवश्यकता अनुसार सुझाव भी बीच बीच में देता है। वो धीरे धीरे इनकरेज भी करता है और परामर्श से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का या संपूर्ण सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका परामर्शदाता की होती है वो होती है व्यवहार परिवर्तन में सहायता करना। बहुत महत्वपूर्ण होता है कि परामर्शदाता व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो सुधार करके उसके व्यवहार में परिवर्तन वह ला सकता है। परामर्शदाता विद्यार्थी की रुचि, योग्यता को जानकर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण लक्ष्य परामर्श का होता है जो एक परामर्शदाता में होना चाहिए वो होता है कि सेवार्थी के सामाजिक वातावरण के विषय में सूचना देना। अक्सर जो व्यक्ति परामर्श लेने आता है वो बहुत अलग अलग वातावरण से आता है, अलग अलग सामाजिक स्थिति से आता है। उस समय परामर्शदाता का यह दायित्व बन जाता है कि उसको सामाजिक वातावरण के विषय में महत्वपूर्ण और सटीक सूचना प्रदान करना। परामर्शदाता का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि वह विद्यार्थी को समाज के वातावरण के अनुसार रहना सिखाए। परामर्शदाता सामाजिक वातावरण से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है
और कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, इसकी सूचना वो देने का प्रयास परामर्श प्रार्थी को करता है। चौथा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य या भूमिका परामर्शदाता की होती है वो है निर्णय प्रक्रिया के विषय में सलाह या सूचना देना, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। व्यक्ति जब आता है तो वो किसी डिसीजन मेकिंग के स्टेज में नहीं होता, कोई निर्णय वो नहीं ले पाता है, वो एक डिलेमा की स्थिति में होता है, एक संशय की स्थिति में होता है। इस समय परामर्शदाता की भूमिका उसको सलाह देना और सूचना प्रदान करना होती है और इस एक निर्णय प्रक्रिया में पहुंचने में मदद करना होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण जो भूमिका परामर्शदाता की होती है वो है परामर्श अन्य लोगों के साथ परामर्शदाता का वार्तालाप। जब कोई प्रार्थी परामर्श लेने आता है तो उसके साथ कुछ अन्य लोग भी जुड़े होते हैं, उनके साथ भी बेहतर ढंग से समायोजन करते हुए, बेहतर संबंध स्थापित करते हुए परामर्शदाता प्रार्थी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसमें उनके माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक आदि हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनसे परामर्शदाता सूचनाएं प्राप्त करता है, जो उसके पूरी परामर्श प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका जो परामर्शदाता की होती है वो होता है जो व्यक्ति आया है उसकी रिस्पेक्ट करना। कार्ल रोजर्स एक महत्वपूर्ण बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात की और उन्होंने सबसे पहली बात की जो भी व्यक्ति आपके पास आया है उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना, बिना शर्त के सकारात्मक सम्मान प्रदान करने का प्रयास करना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है जो हमारे परामर्श की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। परामर्शदाता सेवार्थी की सभी गतिविधियों पर ध्यान रखता है। परामर्शदाता सेवार्थी द्वारा कही गई किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे, हम नॉन जजमेंटल व्यवहार करते हैं। एक परामर्शदाता के रूप में हमारा व्यवहार नॉन जजमेंटल होना चाहिए। किसी भी बात का बुरा मानना यहाँ महत्व नहीं रखता, बल्कि वह उसकी बातों को सहानुभूतिपूर्वक लेकर विचार करता है और परामर्शदाता यह ध्यान रखता है कि सेवार्थी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका परामर्शदाता की हो जाती है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विषय में उसको सूचना देना। कोई व्यक्ति आता है, उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की सूचना व्यक्ति नहीं जानता है तो उसको देना भी परामर्शदाता की भूमिका बन जाती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनकी चर्चा मायर्स ने की है, जैसे मुलाकात के लिए समय निर्धारित करना, मुलाकात के लिए उचित प्रबंध करना, उचित तैयारी करना और पूरी प्रक्रिया का एक उचित रिकॉर्ड रखना। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो परामर्श में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। इसके अलावा हम सभी बातों की चर्चा करने के अलावा परामर्शदाता के गुणों की भी चर्चा करना महत्वपूर्ण मानते हैं। एक अच्छा परामर्शदाता किस प्रकार होना चाहिए या उसके व्यक्तित्व में कैसे गुण होने चाहिए, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करना चाहेंगे। सबसे पहले एक परामर्शदाता में व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, जैसे सहयोग की भावना, विनम्र स्वभाव, रुचियों की व्यापकता। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनकी जानकारी परामर्शदाता को होनी चाहिए। एक अच्छा आकर्षक चुंबकीय आकर्षण उनमें होना चाहिए ताकि वो आपकी बातों को समझ सके, आप उसकी तरफ आकृष्ट हो सके। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छे ढंग से सुने। दूसरा जो महत्वपूर्ण परामर्शदाता में गुण होना चाहिए वो होता है प्रशिक्षण और तैयारी। जिस विषय का वो परामर्श कर रहा है या जिस क्षेत्र में वो परामर्श करना चाहता है उसकी संपूर्ण जानकारी और पर्याप्त प्रशिक्षण भी उसमें होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। उसमें विषय विशेषज्ञता के रूप में अच्छी डिग्री भी होना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय से या फिर अन्य अच्छे विश्वविद्यालय से अच्छे मान्यता प्राप्त डिग्री भी परामर्श में उसमें उसके पास होनी चाहिए। तीसरा, उसमें अच्छा अनुभव होना चाहिए परामर्शदाता के पास अपने विषय से संबंधित और परामर्शदाता की व्यवहार से संबंधित विषयों की पर्याप्त अनुभव भी होना बहुत आवश्यक है, जिसमें विद्यार्थियों की समस्या को समझना, उनमें समस्या समाधान में सहायता देना और सेवार्थी के साथ मधुर संबंध बनाना भी अनुभव पर निर्भर करता है। ये सभी चीज़ें परामर्श के व्यवसाय के लिए या परामर्श प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे परामर्श किस प्रकार का हो सकता है या महत्वपूर्ण परामर्श किन किन प्रकार से होते हैं या इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रकार हैं, इनकी चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य हमारा